बहुत से लोगों के अंदर सवाल है और बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, एक सवाल कर रहे हैं कि क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद मुंबई में एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड दस्तक देने जा रहा है। 70 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड और डॉन की कहानी का आगाज हुआ था। आज मैं पूरी कहानी आपको सुना करके जाऊंगा। सिर्फ आप लोग सुनते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, लेकिन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आज मैं कहानी आपको सुनाता हूं 70 के दशक से लेकर के और आज तक। 70 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड और डॉन की कहानी का आगाज हुआ था, जिसे ख़त्म करने में मुंबई पुलिस को 3 दशक से ज़्यादा का वक्त लगा था। क्या वो अंडरवर्ल्ड का दौर मुंबई में वापस लौटने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस और यहाँ तक कि NIA ने भी ये कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नज़र फिलहाल मुंबई पर टिकी हुई है। 90 के दशक में एक तरफ बॉम्बे अंडरवर्ल्ड और गैंगवार से परेशान था और उधर दाऊद इब्राहिम तब तक एक बड़ा डॉन बन चुका था। ये वो दौर था जब बॉम्बे और आज के मुंबई के सीने पर लगभग हर रोज गैंगवार या एनकाउंटर के नाम पर खून बहाए जाते थे। ये वो दौर था जब हर साल औसतन 100 से 125 लोग गैंगवार या एनकाउंटर के नाम पर मारे जाते थे। बॉलीवुड बिल्डर, बार मालिक और छोटे बड़े बिजनेसमैन एक्टार्सन मनी वसूलना आम बात थी। तब मुंबई पुलिस पर चौतरफा दबाव था। इसी दबाव के चलते मुंबई पुलिस ने आखिरकार ये तय किया कि वो मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया करके ही मानेगी। इसी के तहत पहले इनकाउंटर की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसमें 500 से ज़्यादा गैंगस्टर पुलिस की गोलियों का शिकार बने। ऐसे कई इनकाउंटर पर सवाल भी उठे, लेकिन इन्हीं इनकाउंटर में कई इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को तब सुर्खियां भी थी। इनकाउंटर के साथ साथ अंडरवर्ल्ड पर लगाम कसने के लिए सख्त कानून की शुरुआत महसूस हुई। तो महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट यानी मकोका जैसे कानून लाए गए। धीरे धीरे ये तमाम कदम रंग दिखाने लगे। हजारों छोटे बड़े गैंगस्टर अब जेल में थे। सन 2000 आते आते धीरे धीरे अब मुंबई अंडरवर्ल्ड से क्लीन होती जा रही थी। नवंबर 2002 में आखिरी बार दाऊद गैंग या डी कंपनी की तरफ से मुंबई में कोई शूट आउट हुआ था। अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की गैंग ने 2008 में मुंबई में आखिरी मर्डर किया था। 2011 में क्राइम जर्नलिस्ट जे डे का कत्ल और आखिरी कत्ल था, वो छोटा राजन गैंग के हाथों हुआ। गैंगस्टर अश्विन नायक अंडरवर्ल्ड छोड़कर बिल्डर बन चुका था। 2002 में पुर्तगाल में गिरफ्तारी के बाद अब्बू सलेम का गैंग तितर बितर हो चुका था। कुल मिलाकर 1-2 छोड़ बाकी सभी डॉन और डॉन के गुर्गे जेल में पहुंच चुके थे। मुंबई अब अंडरवर्ल्ड के नासूर से उबर चुका था। 2003 में दाऊद के छोटे भाई इकबाल कासकर को दुबई से डिपोर्ट कर मुंबई लाए जाने के बाद धीरे धीरे दाऊद गैंग ने भी मुंबई में अपना ऑपरेशन पूरी तरह तो नहीं बंद किया, लेकिन कम कर दिया। बाली से गिरफ्तार कर दिल्ली लाए गए छोटे राजन को तिहाड़ में बंद कर दिया गया, जहां वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। अब्बू सलेम, अरुण गवली भी अलग अलग केसों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बंटी पांडे और रवि पुजारी जैसे गैंगस्टर भी जेल के पीछे ही हैं। कुल मिलाकर मुंबई में एक तरह से अब अंडरवर्ल्ड की पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और बस यही वो चीज़ है जिसने लॉरेंस बिश्नोई को मुंबई की तरफ आकर्षित कर दिया। सामने कोई राइवल गैंग नहीं है, ऐसे में अपने गैंग के लिए जमीन तैयार करना उसके लिए कहीं ज़्यादा आसान है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मौत की वजह को लेकर फिलहाल पिक्चर अभी साफ नहीं है। ज़्यादातर लोगों के गले ये बात उतर नहीं रही है कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल सलमान खान को डराने के लिए किया गया। हालांकि पुख्ता तौर पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ होने की बात अभी मुंबई पुलिस नहीं कह रही है, लेकिन लॉरेंस गैंग से तार जुड़ने की वजह से मीडिया में इस कत्ल के लिए लॉरेंस का ही नाम लिया जा रहा है। और यहीं से ये सवाल उठता है कि अगर सचमुच बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ है, तो फिर वजह क्या है? कहीं वजह वो ही तो नहीं है जिसका डर है, यानी मुंबई अंडरवर्ल्ड में लॉरेंस गैंग की दस्तक। मुंबई में 93 के सीरियल धमाके के बाद अंडरवर्ल्ड भी 2 हिस्सों में बट गया था, एक राष्ट्रभक्त अंडरवर्ल्ड और दूसरा राष्ट्र विरोधी अंडरवर्ल्ड। और इसी के साथ अंडरवर्ल्ड में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी बंटवारा हो गया। छोटा राजन ने खुद को राष्ट्रभक्त डॉन घोषित करवा दिया था, जबकि 93 के ब्लास्ट के बाद दाऊद को राष्ट्र विरोधी डॉन। 2000 की शुरुआत से शुरू हुआ ये सिलसिला छोटा राजन और दाऊद से होते हुए अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग तक पहुंच गए। लॉरेंस गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर जब भी कोई पोस्ट डाला जाता है उसमें जय श्री राम
और जय भारत जैसे शब्दों का इस्तेमाल खास इसी मकसद से किया जाता है। अंडरवर्ल्ड पर काम कर चुके कुछ सीनियर पुलिस अफसरों के मुताबिक लॉरेंस डी कंपनी से भी बड़ा अपना गैंग बनाना चाहता है। डी कंपनी की तरह वो अपने गैंग को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता है और इसीलिए वो दाऊद की तरह ही मुंबई पर भी अपना गैंग कंट्रोल चाहता है। 90 के दशक में जिन पुलिस वालों ने अंडरवर्ल्ड को करीब से देखा, उससे निपटे और उसका सफाया किया, उनमें से लगभग ज़्यादातर रिटायर हो चुके हैं। अब पुलिस की जो नई खेप है, उसे मुंबई में ऑर्गेनाइज क्राइम या अंडरवर्ल्ड जैसी चीज़ों से निपटने का उतना तजुर्बा नहीं है, ना ही उनके पास मुखबिरों जैसा कोई ऐसा नेटवर्क है। लॉरेंस गैंग का काम करने का तरीका भी मुंबई पुलिस के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। असल में 90 के दशक में जिस तरह से दाऊद इब्राहिम अब्दुल सलेम बिहार और यूपी के बिल्कुल नए लड़कों को मुंबई बुलाकर उनसे काम करवाते थे, ठीक वही तरीका लॉरेंस गैंग का भी है। इन लड़कों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से पुलिस का उन तक पहुंचना सबसे मुश्किल होता है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुछ वक्त पहले लॉरेंस और लॉरेंस गैंग के बारे में एक डोजियर तैयार किया था। इस डोजियर में भी एनआईए ने साफ साफ ये कहा कि लॉरेंस डी कंपनी जैसा ही अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहता है। एनआईए की डोजियर के हिसाब से 10 साल पहले तक लॉरेंस गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन अब हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र तक छोटे बड़े गैंग के साथ मिलकर अपना गैंग बड़ा कर रहा है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर 6 और देशों में भी लॉरेंस गैंग एक्टिव है। इसमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई और रूस भी शामिल है। लॉरेंस बिश्नोई के अलावा उसके गैंग के कुछ खास मेंबर हैं जो अलग अलग राज्य और देश संभालते हैं। लॉरेंस का खासम खास गोल्डी बराड कनाडा, पंजाब और दिल्ली गैंग को संभालता है। रोहित गोदारा राजस्थान, एमपी और अमेरिका में गैंग को देखता है। पुर्तगाल, दिल्ली, एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल की कमान लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के पास, जबकि काला जठेड़ी हरियाणा और उत्तराखंड में गैंग को देखता है। सभी गैंग सरगना सीधे अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिपोर्ट देते हैं। एनआईए के डोजियर के मुताबिक लॉरेंस गैंग में इस वक्त 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा 300 शूटर्स अकेले पंजाब से। शूटरों या लड़कों को अपने गैंग में शामिल कराने का लॉरेंस का तरीका लगभग वैसा ही है जैसा अब्दुल सलेम का था। अपने दुश्मनों को धमकाने या उन्हें ठिकाने लगाने के लिए वो कभी अपने गैंग के खास मेंबर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि नौजवान लड़कों को जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें ही कुछ पैसे देकर उनसे अपना काम निकलवा लेता है। ऐसे कई केस में देखा गया है कि लॉरेंस गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों ने गिरफ्तारी के बाद ये खुलासा किया कि उन्हें पैसे के अलावा काम हो जाने के बाद भारतीय कानून से बचाकर विदेशों में बसाने का भी भरोसा दिया गया। लॉरेंस गैंग के पास हथियारों की खेप की कोई कमी नहीं है। एनआईए की डोजियर के मुताबिक पंजाब से लगे पाकिस्तान बॉर्डर से स्मगल होकर हथियार लॉरेंस गैंग तक पहुंचते हैं। हथियार की खेप मध्य प्रदेश के मालवा, यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार में मुंगेर और खगड़िया से भी गैंग के पास हथियार पहुंचते हैं। डोजियर के मुताबिक भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, कनाडा और नेपाल से भी लॉरेंस गैंग को हथियार मिलते हैं। लॉरेंस गैंग के बारे में एनआईए के इस डोजियर और चार्जशीट के बावजूद सच्चाई यही है कि पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा वक्त से जेल में रहते हुए भी लॉरेंस का गैंग लगातार बढ़ता जा रहा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका कद भी लगातार बढ़ रहा है और इसकी वजह है जेल के अंदर रहकर भी उसका बेरोक टोक गैंग चलाना। पहले तिहाड़, फिर पंजाब की अलग अलग जेलों में रहने के बाद पिछले साल भर से ज़्यादा वक्त से लॉरेंस अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद जेल के बाहर की दुनिया या अपने गैंग से उसका संपर्क कटा नहीं है। कहते हैं जेल के अंदर आज भी लॉरेंस का मोबाइल मुहैया है और इसी मोबाइल का एक कॉल किसी की जिंदगी और मौत की सबब बन जाता है। लॉरेंस बिश्नोई को साल भर पहले ही अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज दिया गया था। असल में सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद जब पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए पंजाब ले गई, तब लॉरेंस ने पंजाब में अपनी जान को खतरा बताया था। बाद में लॉरेंस को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया था। साबरमती जेल जाने के बाद ही गृह मंत्रालय ने लॉरेंस को लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया था। असल में 2023 में गृह मंत्रालय ने सीआरपीसी की धारा 268 के तहत ये आदेश जारी किया था कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर या उसके खिलाफ दर्ज किसी और केस में कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। किसी केस में किसी भी राज्य की पुलिस को अगर उससे पूछताछ करनी है तो अदालत से ज़रूरी इजाज़त लेकर वो साबरमती जेल के अंदर उससे पूछताछ कर सकते हैं। हालांकि यह आदेश अगस्त 2024 के लिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया। साबरमती जेल जाने से पहले लॉरेंस दिल्ली की तिहाड़ जेल में था।